ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के कारण जी की वैल्यू पे इफेक्ट, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, इसको लैटिट्यूड भी बोलते शायद हम लोग। लैटिट्यूड के कारण क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे मान लो अर्थ है, ठीक है, अर्थ इसके अलोंग घूम रही है ऐसे करके, ओमेगा एंगुलर इसकी वेलोसिटी है। अगर आप मान लो स्टॉप पर हो, जब भी हम किसी आपने कोई ऐसा झूला झूला है वो वाला जो ऐसे गोल गोल घूमता है, हाँ। ठीक है, फेयर वगैरह में इस तरह का झूला आता है। तो जैसे मान लो आप टॉप पे यहाँ पे बैठे हो, मान लो ये अर्थ जो है बहुत बड़ी बॉल है, बहुत बड़ी गेंद है, बहुत बड़ी बॉल समझो। यहाँ पर अगर आप बैठे हो तो आप बस अपनी पोजीशन पे घूमते रहोगे, आप पे बाहर की तरफ कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर यहाँ पर बैठोगे तो आप पे क्या होगा, बाहर की तरफ बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा और आप इस बॉल से अलग होके दूर पे जाके गिर जाओगे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कोई पॉइंट है यहाँ पे कहीं, ठीक, इसका एंगल यहां से बन रहा है, इस एंगल को हम बोलेंगे लैम्डा। ठीक है, लैम्डा आपका लैटिट्यूड होता है, लैम्डा इक्वेटर से कितना एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड लैम्डा। ठीक है, यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी होगी हम लोग निकालना है। तो देखो यहाँ पर जब ये घूम रहा है तो इस तरह से एक छोटा सा सर्कल बनेगा इधर, ठीक है ना, इधर जब अर्थ ऐसे घूमेगी तो इस पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है देखो, mv² बाई आर। रेडियस हमको ये वाली लेनी है, इसको हम आर लैम्डा बोल देते हैं। ये वाली रेडियस ये एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ है, ये लैम्डा। तो देखो ये वाला एंगल भी लैम्डा होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। mv² बाई आर, v इक्वल टू होता है ओमेगा। तो अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूं, एम ओमेगा² बाई आर, आर से आर कैंसिल, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा m ओमेगा² इंटू आर। मुझे इस टर्म में लाना है, ठीक है, ओमेगा के टर्म में ये होता है, वेलोसिटी के टर्म में ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मुझे रेडियस फाइंड करनी है यहाँ पे। तो देखो ये आर है, ये आर लैम्डा कितना हो जाएगा, तो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनस आर लैम्डा डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, ये हो जाएगा कॉस लैम्डा, ये हो जाएगा कॉस लैम्डा। तो आर लैम्डा जो होगा विच इज इक्वल टू आर ई इंटू कॉस लैम्डा। ठीक है, तो फोर्स लगेगा इतना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा आपका एम मास ऑफ बॉडी, ओमेगा, ओमेगा की जगह ओमेगा ही आएगा, इंटू रेडियस की जगह अब लेंगे हम आर ई कॉस लैम्डा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्सीलरेशन पूछूं, देखो जी जो है, जी हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, तो जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है वो नीचे लग रहा है इधर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इस तरफ। तो नेट फोर्स जो होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, नेट फोर्स जो होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो अब टुवर्ड द सेंटर कितना फोर्स लगेगा, इस एफ सी के कंपोनेंट करेंगे हम लोग, एक कंपोनेंट तो इस तरफ, एक कंपोनेंट अलोंग दिस। ये लैम्डा है, ये वाला एंगल भी लैम्डा होगा, इस तरफ वाला कंपोनेंट आएगा एफ सी कॉस लैम्डा, ये वाला कंपोनेंट आएगा एफ सी कॉस लैम्डा। ठीक है, ठीक है। तो नेट फोर्स जो होगा एफ नेट, वो हो जाएगा एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस एफ सी कॉस लैम्डा। ग्रेविटेशनल फोर्स हमको पता है जी मास ऑफ अर्थ
मास ऑफ बॉडी अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और एफ सी कितना है आपके पास, एम ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस लैम्डा इंटू कॉस लैम्डा। कॉस लैम्डा तो यहाँ पर था ही पहले से, इंटू वापस से कॉस लैम्डा होगा। डिवाइड में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, डिवाइड में कुछ नहीं आएगा। एफ नेट को क्या मैं मास इंटू ए जी इफेक्टिव लिख सकता हूँ, इसको जी इफेक्टिव बोलेंगे, ठीक है, जी इफेक्टिव या जी लैम्डा बोल दो आप। तो देखो यहाँ पर भी मास, मास से मास सब कैंसिल, जी एम ए बार आर स्क्वायर, इसको मैं कैपिटल स्मॉल जी लिख सकता हूँ। तो जी इफेक्टिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर लैम्डा। जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस लैम्डा, ठीक है। इक्वेटर पे लैम्डा सबसे मैक्सिमम होगा, एट इक्वेटर, इक्वेटर के लिए लैम्डा कितना होगा, 0। तो लैम्डा 0 होगा तो जी इफेक्टिव कितना आएगा, कॉस लैम्डा की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। ये आपका क्या आएगा, इक्वेटर पर मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्स होगा ये। एट पोल, पोल पर अगर मैं देखूं तो पोल पे लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, 90। तो जी इफेक्टिव कितना आएगा, जी इफेक्टिव आपका जी ही आएगा, तो कॉस 90 क्या होता है, 0, तो ये 9 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पोल पर इस केस में जी की वैल्यू कम ज्यादा आएगी अगेन, और इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम आएगी ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो रोटेशन का इफेक्ट भी पड़ रहा है और शेप ऑफ द अर्थ का भी इफेक्ट पड़ रहा है जी पर। आया समझ में। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम लोग निकालते थे फोर्स अपॉन चार्ज, उसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी को कैसे निकालेंगे हम लोग, फोर्स अपॉन मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या निकल जाएगा आपका, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इसको शायद ईजी से डिनोट करेंगे हम लोग। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को ईजी से डिनोट करेंगे हम लोग। इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि किसका ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा है, जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। मान लो एक मास है, इससे कुछ डिस्टेंस ले लो, आर डिस्टेंस पर एक छोटा सा मास है एम, ठीक है। मास हमको वापस से वही यूनिट मास लेना है, तो यूनिट मास पर कितना फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स कितना लगाएगा, एफ इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी, आर। आर डिस्टेंस है तो आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, पर यूनिट मास पे कितना फोर्स लग रहा है। मान लो 10 केजी की बॉडी है, इस पे 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो 1 केजी पे कितना फोर्स लगेगा, 10 न्यूटन, ठीक है। तो जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू एम, एम से एम कट जाएगा, ई जी जो आ जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वो आ जाएगा जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये आया मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो इसकी डायरेक्शन जो होती है वो टूवर्ड्स द अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, इस तरफ होती है। तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जी एम, तो नीचे लिखेंगे, देखो आर वेक्टर इक्वल टू होता है आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का क्यूब, सॉरी आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड। कभी देखा ये आपने, जी कैप आर, आर वेक्टर आर कैप बराबर होता है आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हाँ। तो
इसकी डायरेक्शन जो है आर वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, क्योंकि आर वेक्टर हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, और इसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ आ रही है, तो ये नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे आएगा माइनस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर, या फिर आप ऐसे लिखो माइनस आर कैप कर दो, या तो ये कर सकते हो आप। और अगर आर कैप को आप इसमें सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा जी एम माइनस जी एम आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर पढ़ाई है आप लोगों ने, तो वेक्टर फॉर्म में इस तरह से डिफाइन करते हैं। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, आर वेक्टर के अपोजिट होती है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ठीक है, अगर कोई प्लस चार्ज होता है, जैसे मान लो कोई प्लस चार्ज है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो बाहर की तरफ आता है। नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ बिहेव कर रहा है ना, अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए माइनस आया। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव आती है। नेगेटिव चार्ज के कारण माइनस की तरफ आता है। अगर कोई माइनस क्यू चार्ज हो तो उस पर फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे। तो ग्रेविटेशन भी क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव इन नेचर है, इसलिए माइनस आया। ठीक है, ठीक है सर। इसका जो ग्राफ बनेगा, देखो ग्राफ अगर हम बनाना चाहे तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका। इधर ले लिया मैंने Eg, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इधर ले लिया मैंने R। तो मैं सेंटर से जा रहा हूं, तो सेंटर से जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। कहां तक बढ़ेगी, सरफेस पर। इस सरफेस से और फर्दर आगे जाऊंगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, अब कम होगी। उसी तरह से जैसे स्फेयर में होता था, अगर मैं कोई सॉलिड स्फेयर ले लिया, चार्ज स्फेयर नॉन कंडक्टिंग, तो उसके अंदर हम जाते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता था, और फिर बाहर जब हम आते थे तो फिर बाहर से फिर यहाँ से लेके सरफेस तक बढ़ेगा, फिर उसके बाद ये क्या होगा, घटेगा। ऐसा ही इसमें भी होता है। अंदर से सेंटर से जब आप जाओगे तो जो स्मॉल जी की वैल्यू है, एक्चुअल में क्या है, वो स्मॉल जी की वैल्यू तो है। तो जी की जो वैल्यू है क्या होगी, बढ़ेगी बढ़ेगी, कहां पर मैक्सिमम होगी, सरफेस पर। फिर जब आगे जाओगे तो वापस से क्या होगी, घटना चालू हो जाएगी। तो Eg जो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, एक्चुअल में वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप ढंग से देखोगे तो फॉर्मूले को, इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से आता है। फिर इसके बाद ये इन्फानाइट पे जाके जीरो होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या आया आपका, Eg इक्वल टू आया आपके पास जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आर जीरो तो Eg कितना होगा, अंदर वाले में फॉर्मूले में अलग होता है। ठीक है, अंदर फॉर्मूला अलग लगता है। यहाँ पर मैक्सिमम होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, माइनस जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। ठीक है, और जो Eg है इसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कितना आता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसकी यूनिट आप न्यूटन पर केजी भी लिख सकते हो, क्योंकि फोर्स Eg मैंने डिफाइन करा फोर्स अपॉन मास, तो न्यूटन पर केजी। ठीक है, दोनों ही यूनिट का आप यूज कर सकते हो। आया समझ में। हाँ सर। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पर यूनिट मास पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। अब आता है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन कर लेते हैं। सेम एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को भी कोई दिक्कत नहीं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, Vg से डिनोट करेंगे इसको, पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो किसी पॉइंट पर किसी यूनिट मास को इन्फानाइट से लाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, वो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कहलाएगा, Vp। ठीक है, हम लोग लिखेंगे वर्क डन
in bringing a unit mass against a gravitational force is defined as gravitational पोटेंशियल। उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या क्या होती है। मान लो मैंने एक बॉडी ले ली, मास ले लिया बड़ा सा, ठीक, इसका मास m ले लो। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर्मूला Vg बराबर क्या होगा, वर्क डन अपॉन मास। अब वर्क डन कितना होगा, m मास को लेके आया आप, तो देखो उसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। सेंटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू अलग होती है, सरफेस पे अलग होगी और अंदर के लिए अलग होगी, ठीक है। ठीक है। सेंटर पे इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, फॉर सॉलिड स्फेरिकल बॉडी। पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। वर्क डन इक्वल टू कितना होगा, जैसे वहां पर होता है के Q1 Q2 बाई आर, यहाँ पे होगा माइनस जी, के की जगह बस के जी आ जाएगा, के Q1, वहां पे क्या होता था वर्क डन, या फिर के Q1 Q2 बाई आर होता था। यहाँ पे क्या होगा, माइनस जी एम एम बाय आर डिवाइडेड बाय स्मॉल एम से एम कट गया, माइनस जी एम अपॉन आर। ये आपका ग्रेविटेशनल किसका फॉर्मूला आया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, ठीक है। ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है, तो किसी भी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है Vg, उसको आप डिफाइन कर सकते हो माइनस Eg इंटू डी आर, इंफिनिटी से आर पॉइंट तक, ठीक है। सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह E डॉट डी आर, इंफिनिटी से आर तक। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करते थे, सेम एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए करेंगे हम लोग, इंफिनिटी से आर पॉइंट तक लाने में, ठीक है। मान लो ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर डिस्टेंस है इसकी ए से बी तक आर डिस्टेंस है, तो इंफिनिटी से इस आर पॉइंट पे लाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे मास ले लो, एम ले लो, कैपिटल एम, ठीक है। आ रहा है कुछ समझ में, सर चलो अब देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास कोई स्फेरिकल बॉडी है, सॉलिड स्फेरिकल बॉडी के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यूज कैसे कैसे डिफर करेगी। फॉर सॉलिड स्फेरिकल बॉडी, फॉर सॉलिड स्फेरिकल बॉडी, ठीक है, अंदर से सॉलिड है ना, तो अगर ये आर ग्रेटर देन आर हुआ, मतलब पॉइंट जो है वो आउटसाइड लाई कर रहा है, पॉइंट लाई आउटसाइड, बाहर पॉइंट लाई कर रहा है, तो वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू होगी माइनस जी एम अपॉन आर। डायरेक्टली आप वो डिस्टेंस रख दोगे। अगर आर इक्वल टू आर हुआ, मतलब सरफेस पे लाई कर रहा है, मतलब एट सरफेस, तो सरफेस पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Vg इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी एम, अब आर की जगह आप कैपिटल आर ले लोगे। अगर आर आपका स्मॉलर देन आर हुआ, तो Vg इक्वल टू हो जाएगा आपका, ठीक है, Vg इक्वल टू हो जाएगा इस केस में Gm
3r² माइनस r² बाई 2r² माइनस gm 3r² माइनस 2r² सॉरी 3r² माइनस r² डिवाइडेड बाय 2r²। ठीक है, 3r², मैंने कुछ फॉर्मूला गलत तो नहीं लिखा? 3 कैपिटल R² सॉरी 3 कैपिटल R² माइनस R² बाय 2r²। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल r आएगा आपका। ये फॉर्मूले सबके डेरिवेशन है, मैं डेरिवेशन नहीं कर पा रहा, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इनके डेरिवेशन हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ रखे थे। इलेक्ट्रोस्टेट्स में इन सबके डेरिवेशन है। इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में अंदर सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल निकालना हो, नॉन कंडक्टिंग हो। ठीक है, अब देखो अगर मैं सेंटर की बात करूं तो सेंटर भी तो अंदर लाई कर रहा है, एट सेंटर। तो सेंटर पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो जी कितना आएगा? तो वीजी इक्वल टू आएगा वहां पे माइनस जी एम, डायरेक्ट लिखो -3/2 GM बाय आर। कितना आएगा? -3/2 GM बाय आर आएगा। रुको, कुछ गड़बड़ करी मैंने। 2 GM बाय आर के लिए यहाँ पे आर का क्यूब होना चाहिए ना। ठीक है, -3/2 GM बाय आर। आर इक्वल टू 0 रखोगे, r² से ये r³ एक बार कैंसिल हो जाएगा, केवल नीचे एक r बचेगा। तो -3/2 GM बाय आर। ठीक है, सेंटर पे r इक्वल टू 0। अब इनको वैल्यू याद रख लेना। सरफेस पे कितना होगा? बाहर पॉइंट है तो डायरेक्ट r लिखोगे, सरफेस तक r ही लगाओगे आप। अंदर के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखो, इंपॉर्टेंट है। अंदर के लिए आपको ये याद रखना है, Vg इक्वल टू माइनस GM 3r² माइनस r² डिवाइडेड बाई 2r³। अब इसका अगर ग्राफ पूछे, ग्राफ कैसे बनेगा? तो जैसे इलेक्ट्रोस्टेट में बना था ग्राफ, सेम इसका ग्राफ बनेगा ऐसे ही। नेगेटिव है तो नेगेटिव में बना रहा हूं मैं, आर इधर, Vg ले लो इधर। तो जब सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है? 0 पर, r इक्वल टू 0 पर। इसका ग्राफ देखो कुछ इस तरह से जाएगा सरफेस तक। यहाँ पे इसकी वैल्यू है -3/2 GM बाय आर। इस सरफेस पे इसकी वैल्यू हो जाएगी -GM बाय आर। फिर आप फर्दर हो जाओगे तो ये डिक्रीज होगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ये कहां पे हो गया? यहाँ पे आपका रेडियस r होगा। ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनेगा इसका कुछ। आया बेटा समझ में? हाँ सर।